हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तनुज क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हम क्लास 10th के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं चैप्टर वाइज, और उसी सीरीज में आज हमारा चैप्टर है चैप्टर 8 लोकतंत्र की चुनौतियां। और इससे पहले आपको चैप्टर 1 से लेके 7 तक ऑल चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कराए जा चुके हैं। आप इस चैप्टर को देखने के बाद बाकी चैप्टर भी जरूर देखें, जिससे आपको पेपर में हेल्प मिलेगी, जो आपके पेपर में अप्रोक्स 80% मार्क लाने में आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप इन सीरीज को लाइन वाइज देखते हैं तो आपके 80 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं। अगर आप इस चैप्टर को देखने के बाद बाकी चैप्टर देखेंगे तो आपके सीक्वेंस वाइज बिना बुक के आप पूरी बुक के आंसर अपने आप कर सकते हैं। तो अब हम इस चैप्टर के और इस बुक का लास्ट चैप्टर करते हैं, चैप्टर 8। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8। क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न से, जो 1 मार्कर है, 1 अंक के क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी राजनीतिक दल के सभी निर्णय एक ही परिवार द्वारा लिए जाते हैं तथा अन्य सभी सदस्यों की उपेक्षा की जाती है, तो उस दल के सामने कौन सी चुनौतियां होंगी? क्वेश्चन 2015 में आया है और इसके बाद भी आया है, पर मैंने इसमें सिर्फ एक ही ईयर लिखा है। तो आप जो ये क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं, इसमें आप क्वेश्चन पर ध्यान तो दें, पर इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस जरूर देखें, क्योंकि मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही इस चैप्टर में लिए हैं, इसमें नहीं, बल्कि मैंने सभी चैप्टरों में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिए हैं। जिसके अलावा अगर आप इन क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आपको और क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। तो देखते हैं इसका आंसर। लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती, इसकी उपेक्षा करते हैं तो क्या होता है? अगर हम एक ही परिवार के सदस्य द्वारा लिए गए निर्णय का सामना करते हैं तो हमारी क्या चुनौतियां होंगी? तो इसका लोकतंत्र को मजबूत करने में चुनौती, क्योंकि लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र है जिसमें सभी धर्मों का समान निर्णय माना जाए और सभी समान हो, कोई बड़ा छोटा ना हो। अगर एक ही दल, मतलब एक ही परिवार इसमें है, इसे परिवारवाद भी कहते हैं। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा, जब संसद में अक्सर बातचीत होती है तो उसमें बीजेपी सरकार द्वारा कांग्रेस पार्टी को परिवारवाद के नाम से संबोधित किया जाता है। कभी कभी परिवारवाद, एक ही परिवार के द्वारा लिए गए निर्णय मतलब परिवारवाद, और ये परिवारवाद को आगे बढ़ाता है। मतलब अगर किसी का पिता पॉलिटिक्स में है तो उसका बेटा भी होगा, उसका बेटा भी होगा, तो इसी प्रकार ये चैन चलती जाती है। इसे बोलते हैं परिवारवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनौती का अर्थ स्पष्ट कीजिए। मतलब चुनौती क्या है, इसको बताना है। इसका उत्तर है, चुनौती एक कठिनाई है जो अपने भीतर प्रगति का अवसर लेकर आती है। चुनौती क्या है? चुनौती एक कठिनाई है। जहाँ भी कठिनाई होती है वहाँ पे आगे जाके कुछ ना कुछ तो विकसित अवसर जरूर होता है, तो इसलिए प्रगति का अवसर लेकर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न, एक 3 मार्कर है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, 3 बिंदु बताकर लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन 2012 और 14 में आया है। लोकतंत्र को बताना है, लोकतंत्र की मजबूती कैसे कर सकते हैं और उसकी चुनौतियां क्या हैं। इसका उत्तर है, लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती। इसका फर्स्ट पॉइंट है, इस चुनौती में लोकतंत्र की संस्थाओं और प्रथाओं को मजबूत करना शामिल है। मतलब लोकतंत्र की संस्था, मतलब जो हमारी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये हमारी संस्थाएं हैं, और प्रथाएं हैं उनकी प्रक्रियाएं, जिसे वह नियम या अपनी कार्य प्रणाली को लागू करती हैं। इसका मतलब है कि उन संस्थाओं को मजबूत करना जो सरकार में लोगों की भागीदारी और नियंत्रण में मदद करती है। मतलब इसमें यह बताना है, ये उन संस्थाओं को मजबूत करना है जो सरकार में लोगों की भागीदारी बढ़ाती है। मतलब सरकार के अंदर आम जन लोग भी भागीदारी ले सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल तो आप देख सकते हैं, मतदान। और इसके अलावा जो भी व्यक्ति 25 वर्ष की आयु से अधिक है, वो भी हमारे राजनीतिक करियर में अपना कदम रख सकता है। तो इसका पॉइंट आगे है, चुनौती लोकतंत्र में लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने में है। यह संभव है कि कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आम सहमति से हो सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र में चुनौतीपूर्ण क्षण आमतौर पर उन समूहों के बीच संघर्ष को शामिल करते हैं जिनके पास सत्ता है और जो सत्ता में हिस्सेदारी की आकांक्षा रखते हैं। बोलिविया में जल संघर्ष लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती थी। चुनौती क्यों थी? जैसे कि आप जानते हैं, चैप्टर 1 का है ये वाला पार्ट। इसमें जल संघर्ष क्यों था? क्योंकि लोकतंत्र के मद्देनजर सरकार ने जो जल वाली कंपनी थी उसका निजीकरण कर दिया गया था, उसको प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया था, जिससे पानी के दाम बहुत महंगे हो गए थे और आम जनजीवन तक उसकी पहुंच नहीं हो पा रही थी। इसलिए लोगों ने जन आंदोलन किया और सरकार से यह निर्णय वापस लेने की मांग करी। आप देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती हर देश में किसी न किसी रूप में झेलनी पड़ती है। इसका उद्देश्य सरकारी निर्णय लेने में गरीब और शक्तिशाली लोगों के नियंत्रण और प्रभाव को कम करना है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा को कानूनी और नैतिक बल मिलना जरूरी है। मतलब इन्होंने लोकतंत्र का क्या अर्थ निकाला है? मतलब ये है कि अगर जो लोकतंत्र है उसमें अमीर जो वर्ग है, अमीर और शक्तिशाली वर्ग है, उसका जो निर्णयों पर प्रभाव होता है वो कम से कम कर सके।
जो परिवार है या फिर उससे संबंधित कोई भी निर्णय है, जैसे परिवारवाद है या कोई अमीर वर्ग है, अमीर वर्ग इसलिए सपोर्ट करता है क्योंकि वह, जैसे आप वर्तमान में एक शब्द जानते होंगे, चुनावी बॉन्ड के माध्यम से जो अमीर वर्ग होता है, वो कंपनियां जो होती हैं बड़ी बड़ी, वो सरकार को चुनाव के टाइम में पैसों के द्वारा मदद करती हैं। तो अगर जब वो मदद कर रही हैं तो ऑब्वियस बात है कि वो चाहेंगी कि सरकार उनके पक्ष में निर्णय ले। तो इसलिए ऐसी चीजों से सरकार को बचाने के लिए सरकार को स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है, जिससे लोगों की गरिमा और कानून का नैतिक बल बना रहे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दुनिया के कुछ देश लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती का सामना कैसे कर रहे हैं, उदाहरण देकर समझाइए। क्वेश्चन 2012 में आया था ये। अधिकांश स्थापित लोकतंत्र विस्तार की चुनौती का सामना कर रहे हैं, उदाहरण देकर इस कथन का समर्थन कीजिए। क्वेश्चन 2016 में आया है ये। क्वेश्चन का टाइप अलग है पर फ्रेम दोनों का एक ही है। इसका उत्तर है अधिकांश स्थापित लोकतंत्र विस्तार की चुनौती का सामना कर रहे हैं। विस्तार मतलब लोकतंत्र को बढ़ाना, एक देश से दूसरे देश में बढ़ाना। जैसे कि आप देख सकते हैं भारत में तो लोकतंत्र है, किंतु पाकिस्तान में नहीं है, चीन में नहीं है। तो सभी देश जो लोकतंत्र है वो चाहते हैं कि सभी देश लोकतंत्र हो, उसका पालन करें। इनमें सभी क्षेत्रों, विभिन्न सामाजिक समूहों और विभिन्न संस्थाओं में लोकतांत्रिक सरकार के मूल सिद्धांत को लागू करना शामिल है। स्थानीय सरकार को अधिक शक्ति सुनिश्चित करना, संघ की सभी इकाइयां एक संघीय सिद्धांत का विस्तार, महिलाओं और अल्पसंख्यक समूहों को शामिल करना आदि इस चुनौती के अंतर्गत आते हैं। चुनौती क्या क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो स्थानीय सरकार है उसकी शक्ति सुनिश्चित करना, पॉइंट ए के मान सकते हैं। पॉइंट 2 है संघ में सभी इकाइयों का संघीय सिद्धांत है, इसमें इसका विस्तार करना, महिला, अल्पसंख्यक वर्ग सभी को शामिल करना, यह एक चुनौती है। इसका मतलब है कि कम से कम फैसले लोकतंत्र नियंत्रण के क्षेत्र से बाहर रहने चाहिए। भारत और अमेरिका सहित अधिकांश देश इस चुनौती का सामना कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदाहरण सहित समझाइए कि किस प्रकार कुछ देश लोकतंत्र की मूलभूत चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। क्वेश्चन 2013 में आया था, इसमें सिर्फ लोकतंत्र की मूलभूत चुनौतियों को बताना है। तो देखते हैं इसका उत्तर। बुनियादी चुनौती लोकतंत्र में बदलाव लेने और फिर लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करने से संबंधित है। लोकतंत्र में बदलाव करना और लोकतंत्र सरकार की स्थापना करने से संबंधित है। इनमें एक संप्रभु और कार्यात्मक राज्य की स्थापना शामिल है। संप्रभु मतलब होता है स्वतंत्र एक तरीके से, कार्यात्मक राज्य की स्थापना करना है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें मौजूदा गैर लोकतांत्रिक शासन को खत्म करना, मतलब गैर लोकतांत्रिक जो लोकतंत्र के अलावा जैसे कि एकात्मक शासन हो गया, द्विपक्षीय शासन हो गया, ऐसे शासन को समाप्त करना है। सेना को सरकार के नियंत्रण से दूर रखना। सेना अगर सरकार के नियंत्रण में रहेगी तो उससे सरकार के अनुसार ही कार्य करेगी। वह देश की संप्रभुता के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। और चुनाव कराकर सभी सरकारी संस्थाओं पर नागरिक नियंत्रण स्थापित करना शामिल है। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, नेपाल, मिस्र और पाकिस्तान, जहां पर सेना पर सरकार का नियंत्रण है पूर्ण। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पाकिस्तान जैसे देश में लोकतंत्र थोड़े समय के लिए आता है या बना रहता है और फिर इसकी जगह तानाशाही शासन आ जाता है। तानाशाही शासन कौन सा होता है, जिसमें किसी एक ही व्यक्ति की मनमानी चलती है और वह जो चाहे वह कर सकता है। इसी जैसे कि आप इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में लोकतंत्र कभी कभी आता तो है पर उसके बाद आकर चला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें लोगों की पसंद और शासकों को बदलने के अवसर को मान्यता देना, लोगों की इच्छा को पहचानना शामिल है। म्यांमार जैसे देश में राजनीतिक नेता ये नाम एक ही है, सूकी ये वहां की राजनीतिक नेता हैं। सूकी को 20 साल से अधिक समय तक नजरबंद रखा गया। नजरबंद क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं, नजरबंद होता है कि घर के अंदर ही उन्हें रहना, उन्हें कहीं बाहर जाने का, किसी भी बैठक में भाग लेने का, जन आंदोलन करने का, लोगों से बातचीत करने का कोई अधिकार नहीं था। उनसे ये सब छीन लिया गया था, उन्हें सिर्फ घर के अंदर ही रहना था। और इस प्रकार इस मामले में मूलभूत चुनौती राजनीतिक नेताओं को रिहा करने और उन्हें निर्वासन से वापस बुलाने तथा बहुदलीय चुनाव कराने की आवश्यकता को पहचानती है। बेसिकली इस पॉइंट में बताया है कि लोगों की पसंद के अनुसार लोग अपने जो शासक हैं उन्हें बदल सकते हैं, जैसे कि चुनाव के माध्यम से लोकतंत्र के अंतर्गत। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उन देशों के समक्ष 3 प्रमुख चुनौतियों का विश्लेषण करें जिनमें सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप नहीं है। क्वेश्चन 2013 में आया है। इसका उत्तर है, उन देशों के समक्ष चुनौतियां जिनमें सरकार का लोकतांत्रिक रूप नहीं है।
बेसिकली इस क्वेश्चन में ये बताना है कि सरकार का वो रूप जहाँ पे लोकतंत्र नहीं है, जैसे पाकिस्तान जैसे देश, चीन जैसे देश, रूस जैसे देश, इन देशों के बारे में बताना है। यहाँ पे लोकतंत्र तो है नहीं, इसके अलावा उनके वहाँ पे कौन सी सरकार चल रही है, उनके समक्ष क्या चुनौती होती है लोकतंत्र के अलावा। तो इसका उत्तर देखते हैं। इन देशों में समान लोकतंत्र में परिवर्तन करने और फिर लोकतंत्र सरकार स्थापित करने की मूलभूत चुनौती होती है, मतलब लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती यहाँ इन देशों में है, क्योंकि जो शासक है वो बहुत पावरफुल है और वह लोकतंत्र सरकार नहीं चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, उनके सामने मौजूदा गैर लोकतांत्रिक शासन को गिराने और सरकार पर सेना के नियंत्रण को दूर करने की चुनौती है। जैसे कि पाकिस्तान में अगर सरकार गिरेगी तब तो सेना पे से सरकार का नियंत्रण हटेगा और सरकार गिराना ही बहुत मुश्किल होता है वहां पे। नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसे देशों को एक संप्रभु और कार्यात्मक राज्य स्थापित करने के लिए बहुत प्रयास करने होते हैं, मतलब उन्हें स्वतंत्र और एक कार्यात्मक जो कार्य करता है राज्य स्थापित करने में बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ा चुनौती तो उस देश का शासक ही होता है जो कि अपने खिलाफ किसी भी निर्णय को मान्यता नहीं देता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे 10th क्लास के स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगी और आपके फ्रेंड्स ग्रुप में भी आपको सभी को हेल्प मिलेगी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकतंत्र के सामने आने वाली 3 चुनौतियों का संक्षेप वर्णन कीजिए। 2014 में क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन 2014 में आया पर इसके बाद भी कई बार रिपीट हुआ है, उसके बाद स्ट्रक्चर अलग अलग था। तो अब इसमें इन शॉर्ट अगर कोई भी चुनौती का सामना का क्वेश्चन आ जाए तो आपको यही आंसर फ्रेम करना है। तो देखते हैं इसका आंसर। उत्तर है आधारभूत चुनौती। यह लोकतंत्र में परिवर्तन करने और फिर लोकतांत्रिक सरकार स्थापित करने से संबंधित है। इसमें मौजूदा गैर लोकतांत्रिक शासन को खत्म करना, सरकार को नियंत्रित करने से सेना को दूर रखना और एक संप्रभु और कार्यात्मक राज्य की स्थापना करना शामिल है। मतलब यह है कि इसमें लोकतंत्र में परिवर्तन करने के लिए लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करनी होगी। इसके लिए गैर लोकतांत्रिक सरकार को हटाना होगा और सरकार का जो नियंत्रण है वो सेना से दूर करना होगा, जिससे कि संप्रभु और कार्यात्मक राज्य की स्थापना हो सके। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विस्तार की चुनौती। इसमें सभी क्षेत्रों, विभिन्न सामाजिक समूहों और विभिन्न संस्थानों में लोकतांत्रिक सरकार के मूल सिद्धांतों को लागू करना होगा। मूल सिद्धांत कौन से हैं? जैसे कि हमारे देश में हो गया मौलिक अधिकार हो गया, हमारे का फंडामेंटल राइट हो गया और नीति निश्चित तत्व हो गए, प्रस्तावना टाइप में भी इन सब जो होते हैं ये सरकार के मूल तत्व होते हैं और हर सरकार का अपना एक संविधान होता है सरकार के अंदर। यह स्थानीय सरकार को अधिक शक्ति सुनिश्चित करने, संघ की सभी इकाइयों में संघीय सिद्धांतों का विस्तार, महिला और अल्पसंख्यक समूहों को शामिल करना आदि से संबंधित है। संघीय क्या होता है? संघीय होता है जिसमें शक्तियां होती हैं वो बटी हुई होती हैं, किसी एक के पास नहीं होती हैं। जहां पर शक्ति सिर्फ एक के पास होती है उसे एकात्मक बोलते हैं। संघीय मतलब सभी के पास बटी हुई है, हर स्टेट वाइज है या हर फील्ड में है। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पहले इसकी एक लाइन और है। अधिकांश स्थापित लोकतंत्र जैसे भारत और अमेरिका विस्तार की चुनौती का सामना कर रहे हैं, मतलब लोकतंत्र को जो बढ़ाना है उसके विस्तार से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती। लोकतंत्र को मजबूत कैसे किया जाए, इसमें क्या चुनौती है? इन चुनौती में लोकतंत्र की संस्थाओं और प्रथाओं को मजबूत करना है। जो जो संस्थाएं उन प्रथाओं को मजबूत करना है। इसका मतलब यह है उन संस्थाओं को मजबूत करना जो सरकार में लोगों की भागीदारी और नियंत्रण में मजबूत करती है। कौन सी संस्थाओं को मजबूत किया जाए? जैसे कि जो लोगों की भागीदारी और उनके नियंत्रण को मजबूत करती है, जैसे कि हमारे हो गए चुनाव प्रक्रिया, इसको और मजबूत किया जाए। इसका उदाहरण सरकारी निर्णय लेने में अमीर और शक्तिशाली लोगों के नियंत्रण और प्रभाव को कम करना है। इससे एक अदर एग्जाम्पल कौन सा है? जो पावरफुल संस्थाएं हैं उसमें अमीर वर्गों की भागीदारी कम से कम हो, जिससे जो वो संस्थाएं हैं वह सभी के साथ बराबर निर्णय ले सके और सभी को एक समान रूप से देख सके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, लोकतंत्र में मूलभूत चुनौती से आपका क्या अभिप्राय है? इस चुनौती से पार पाने में कौन से मूल्य मदद कर सकते हैं? क्वेश्चन 2014 में आया है। इसका उत्तर देखते हैं। गैर लोकतांत्रिक शासनों से लोकतांत्रिक संस्थानों में संक्रमण, शासन प्राधिकरण से सेना का अलग होना, एक संप्रभु और एक कार्यात्मक राज्य की स्थापना। लोकतंत्र की में कुछ मूलभूत चुनौतियां हैं, हो सकती हैं वे मूल्य जो इनमें पार पाने में मदद करते हैं। एक तो है ईमानदारी, सेकंड है समानता, तीसरा है स्वतंत्रता। ये 3 इंपॉर्टेंट तत्व हैं लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। अगर ईमानदारी होती है, मतलब कोई भी नेता करप्ट ना हो, जो सिर्फ अपने परिवार के लिए या फिर अपने सदस्यों के लिए कार्य किया जाए। समानता मतलब कोई भी निर्णय लिया जाए जिसमें सभी को बराबर समझा जाए, कोई उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में भेदभाव ना किया जाए। स्वतंत्रता, हमारी जितनी भी संस्थाएं हैं वह अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र हो, किसी के दबाव में ना हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 मार्क का क्वेश्चन है ये, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत अपने लोकतंत्र के समक्ष विस्तार की चुनौती पर काबू पाने में किस हद तक सफल रहा है? मूल्यांकन करें। क्वेश्चन 2013 में आया। ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट करेगा क्योंकि इसमें भारत से संबंधित है एक तो ये। इसका उत्तर देखते हैं। दुनिया में अधिकांश स्थापित लोकतंत्र की तरह भारत को भी विस्तार की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, भारत सभी क्षेत्रों, विभिन्न सामाजिक समूहों
और विभिन्न संस्थाओं में लोकतंत्र के मूल सिद्धांत को लागू करता है। मगर जो भारत का लोकतंत्र है वो सभी क्षेत्रों में लागू हो, चाहे वह सामाजिक हो या संस्थाओं के रूप में हो। नेक्स्ट पॉइंट है, संघीय सिद्धांत को संघ की सभी इकाइयों तक विस्तार किया गया है, जिससे राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार शामिल है। संघ सूची, जैसे मैंने आपको बताया, शक्तियों का बंटवारा जिसमें सभी को समान रूप से बांटा गया है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देख सकते हैं आप, राज्य सूची, जिसमें राज्य कानून बना सकता है अपनी इच्छा से अनुसार। अगर जब दोनों ही मतभेद होता है उस स्थिति में उसका केंद्र का निर्णय मान सकते हैं राज्य सरकार। नेक्स्ट पॉइंट है, स्थानीय सरकार ग्रामीण और शहरी दोनों को अधिक शक्तियां सुनिश्चित करती हैं। यह कौन सी शक्तियां हैं? जैसे कि आपको याद होगा, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, उस चैप्टर को भी आप जरूर देखें। 1992 में संशोधन किया गया था, उसमें पंचायती राज और नगर निगम की स्थापना की गई थी। यह हमारे तीसरे स्तर का शासन है, जिसमें पहले आता है केंद्र, फिर राज्य और इसके बाद आता है पंचायत। ठीक है, ये है हमारी संघीय शक्तियां हैं ये। नेक्स्ट वन देते हैं, सीटों के आरक्षण से देश में शासन, महिला, अल्पसंख्यक समूह, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करना। मतलब जो सीटों का आरक्षण होता है उसमें सभी वर्गों के लिए भी सीटें आरक्षित की गई। जैसे कि आप सब जानते हैं कि महिलाओं के लिए पंचायत 1/3 सीटें आरक्षित की गई है और सभी वर्गों के लिए अलग अलग सीटें आरक्षित की गई हैं। अब देखते हैं पॉइंट 5। उपरोक्त सभी बिंदुओं का अर्थ यह है कि लोकतंत्र नियंत्रण के क्षेत्र के बाहर कम से कम निर्णय लिए जाते हैं। मतलब हमारे देश में सारे काम लोकतंत्र की मान मर्यादा और संविधान के अनुरूप किए जाते हैं। इसके बावजूद भी कुछ ना कुछ समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे देश में कोई ना कोई जब निर्णय बनता है तो लोगों की इच्छाओं के विरुद्ध होता है, तो वह उसके लिए आंदोलन करते हैं, चाहे वह किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। इससे पहले मैं आपसे बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और हमारे इस वीडियो को शेयर करें, जिससे आप सभी को हेल्प मिल सके। और आप इस सीरीज़ का, इस प्लेलिस्ट का हमारे चैनल पर जाकर सभी चैनल के हमारे चैनल से प्लेलिस्ट में सभी चैप्टर देख सकते हैं। 10th क्लास के चैप्टर वाइज देख सकते हैं, क्योंकि इसमें सभी चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाए गए हैं आप ही के लिए, जिससे कि आपको पेपर में हेल्प मिल सके। तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अब देखते हैं क्वेश्चन 10। कानूनी तरीके से राजनीति में सुधार करना मुश्किल है, कथन का मूल्यांकन करें। क्वेश्चन 2017 में आया है। इसका उत्तर देखते हैं। लोकतांत्रिक नीतियों में बदलाव लाने में कानून महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कानून के द्वारा ही तो कोई भी निर्णय परिवर्तित किया जाता है। लोकतंत्र में हमारा संविधान किसी भी निर्णय को लागू करने से पहले उसका संविधान में लागू होना महत्वपूर्ण माना जाता है, वो भी अनुच्छेदों के अनुसार। उचित तरीके से बताया गया कानून गलत राजनीतिक प्रथाओं को खत्म कर सकता है। गलत राजनीतिक प्रथाएं कौन सी होती हैं? जिसमें कि आप देख सकते हैं परिवारवाद। नेक्स्ट है, इसमें और रचनात्मक लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं, लेकिन दूसरी ओर केवल तैयार किए गए कानून लोकतंत्र में सुधार नहीं कर सकते। व्यवहार में यह सब राजनीतिक नेताओं, नागरिकों की जागरूकता, दबाव समूहों और आंदोलनों की भागीदारी पर निर्भर करता है। जो लोकतंत्र में हमारी जो प्रक्रियाएं होती हैं, उनसे प्रभावित करती है, वो इन सभी से प्रभावित होती हैं। चूंकि कानूनी संवैधानिक परिवर्तन अकेले लोकतंत्र के लिए चुनौती पर काबू नहीं पा सकता, इसलिए लोकतांत्रिक सुधार की मुख्य रूप से राजनीतिक कार्यकर्ताओं, दलों, आंदोलनों और राजनीतिक रूप से जागरूक नागरिकों द्वारा किए जाने चाहिए। जो संवैधानिक परिवर्तन है वे बेसिकली कुछ लोकतंत्र की अकेले चुनौतियों पर काबू नहीं पा सकते हैं। इसके लिए क्या क्या है? इसके लिए राजनीतिक दल बनाते हैं, लोग आंदोलन करते हैं, राजनीतिक रूप से जागरूकता फैलाते हैं, चाहे वह किसी भी रूप में हो, नागरिकों की भागीदारी में ही हो। फर्स्ट पॉइंट है, किसी भी कानूनी बदलाव को ध्यान में रखना चाहिए कि इसका राजनीतिक पर क्या असर होगा। आमतौर पर किसी चीज पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून बल्कि प्रतिकूल परिणाम देने वाले होते हैं। प्रतिबंध जो लगाते हैं वे किसी भी ना किसी रूप से परिणाम तो उसका गलत ही होता है, ये भी असकारात्मक ही होता है। उदाहरण के लिए कई राज्यों ने 2 से ज्यादा बच्चों वाले लोगों को पंचायती चुनाव लड़ने से रोक दिया। इसके परिणाम स्वरूप कई गरीब महिलाओं को लोकतांत्रिक अवसर से वंचित होना पड़ा, जिसका इरादा नहीं था। सबसे अच्छा कानून वे है जो लोगों को लोकतांत्रिक सुधार करने के लिए सशक्त बनाते हैं। उदाहरण के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, जो भ्रष्टाचार को नियंत्रण करके लोकतंत्र के प्रभावी रूप में कार्य करते हैं। मतलब ये है, मतलब जो आप जानते हैं कि पहले आई थी 2 बच्चों की नीति, ये नीति आई थी, इसमें से ये निर्णय लिया गया था जिसके 2 बच्चे होंगे वे पंचायती चुनाव में भाग नहीं ले सकते। और इस निर्णय से आप सब जानते हैं जैसे कि बहुत सारी महिलाएं जो सक्षम थी इस कार्य के लिए, पंचायत में सरपंच बनने के लिए सक्षम थी, वह भी इससे दूर हो गई, जिसका इरादा इस कानून में नहीं था। इसके अलावा सरकार ऐसे निर्णय बनाती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि RTI, सूचना का अधिकार। इससे सरकार की आंतरिक जो नीतियां होती हैं उनके बारे में, सरकार की नीतियों के बारे में या किसी भी के बारे में आप सब जानकारी प्राप्त करते हैं एक तय समय सीमा के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट है, लोकतांत्रिक सुधार
मुख्य रूप से राजनीतिक दलों के माध्यम से लाए जाने चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चिंता आम नागरिकों द्वारा राजनीतिक भागीदारी की गुणवत्ता को बढ़ाना और सुधारना चाहिए। मतलब यह है कि लोकतंत्र मजबूत करना है तो पहले उसमें राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाया जाए, परिवारवाद को नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग को उसमें भाग लेने के लिए अवसर दिया जाए और राजनीति की गुणवत्ता को बढ़ाया जाए। HI राजनीतिक सुधारों के किसी भी प्रस्ताव में न केवल इस बारे में सोचना चाहिए कि एक अच्छा समाधान क्या है, बल्कि यह भी कि इसे कौन और कैसे लागू करना चाहिए। लोकतांत्रिक आंदोलन, नागरिक संगठन और मीडिया पर निर्भर उपायों के सफल होने की संभावना है। इसमें यह बताया गया अगर राजनीतिक रूप से कोई भी सुधार किया जाता है या प्रस्ताव लाया जाता है तो उसमें इस बात पर फोकस करना चाहिए कि इसका समाधान क्या है और इसे कौन लागू करेगा और कैसे लागू करेगा। जिसमें कि हम देख सकते हैं कि लोकतंत्र में लोकतांत्रिक आंदोलन हो सकते हैं, नागरिक संगठन हो सकते हैं, मीडिया हो सकती है। इनके द्वारा भी किसी भी निर्णय को लागू किया जा सकता है और लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जा सकता है। तो ये था आज का हमारा चैप्टर क्लास 10th का चैप्टर 8। तो इस प्रकार हमारे क्लास 10th के सभी चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, चैप्टर 1 से लेके 8 तक। आप इसकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं जिसमें आपको चैप्टर वाइज सभी चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। और आप इस प्लेलिस्ट को जरूर देखें और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें जो आपको एग्जाम टाइम पे आपको बहुत हेल्प करेंगे। इससे आपके 80% मार्क्स मतलब 80 मार्क्स आपको मिल ही जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे आप 80 मार्क्स। अगर आप इन शॉर्ट्स नोट्स को पढ़ते हैं और उसको अच्छे से रिवाइज करते हैं तो आपको ये बुक से ज़्यादा ईजी लगेंगे पढ़ने में, क्योंकि इसमें आपको आंसर दिया गया है, बाकायदा समझाया गया है। तो इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करने के लिए इसी प्रकार हमारे चैनल पर बने रहे। ऐसे शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।